हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। यूपीपीसीएल TG2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर के भी देख रहे हैं जो कि शाम को वो लेक्चर आती है और सारे उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा, अब कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसा होगा। और एक वीडियो पड़ा हुआ है कट ऑफ का, कल दिए थे, एनालिसिस किए थे, ठीक है। अगर आपको लगे कि हमारे लिए यूज़फुल है तो उसको जाके प्लीज़ वॉच कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। यानी हमको भी पता है कि सर जिस वाइंडिंग में अगर हम सप्लाई दे देते तो वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है। तो कितना दिया हुआ है 240 वोल्ट। और प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, 1:4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K बराबर N2/N1 होता है, ठीक है। मगर जब ये 1/K कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, तब ये सारा उल्टा हो जाएगा। N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2 हो जाता है, सही है। चलो तो 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज जो भी हो हमारा वो हो जाएगा। प्राइमरी वोल्टेज हमारा कितना है 240 है। सेकेंडरी नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। अगर x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 240 गुणे 4 आ जाएगा, जो कि 960 के बराबर होगा। यानी सेकेंडरी वोल्टेज हमारा 960 होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज 960 होगा, सही है। चलो आगे देखते हैं। पूछा है कि इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड 4 वायर सिस्टम बैलेंस लोड है, ठीक है। अच्छा स्टार कनेक्टेड है और 4 वायर सिस्टम है, यानी उसमें से क्या गई होगी, एक न्यूट्रल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3 फेज और एक न्यूट्रल, 4 वायर हो गए, सही है। अच्छा वो बैलेंस कंडीशन में तो न्यूट्रल में करंट कितनी जाती है, तो हमको पता है न्यूट्रल में करंट सर 0 हो जाती है, ठीक है। और बैलेंस तभी बोलते हैं न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। बैलेंस तभी बोलते हैं जब इसका वोल्टेज बराबर, इसकी फ्रिक्वेंसी बराबर, इसका पावर फैक्टर बराबर हो जाए, या इसमें बहने वाली धारा इसमें धारा लाइन करंट हो चाहे फेज करंट हो, ठीक है। अगर सभी बराबर है तो हमारी बैलेंस कंडीशन आती है। और इस केस में यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, करंट क्या हो जाती है, न्यूट्रल में 0 हो जाती है, सही है। चलो अगला देखते हैं। आयरन लॉस इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइंड बाय, यानी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका केवल एक टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ठीक है, या फिर नो लोड टेस्ट भी इसका नाम है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोल लो या फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट बोल लो। ब्लॉक रोटर तो नहीं होता, ठीक है, वो इंडक्शन मोटर में चलाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोल लो तो ये तुम्हारा वेरिएबल लॉस यानी कॉपर लॉस निकालने के लिए मदद होता है। अच्छा याद रखना, कभी कभी आयरन लॉस की जगह मैग्नेटाइजिंग करंट दे देगा, ठीक है। तो चुंबकन धारा भी निकालने के लिए करते हैं नो लोड पे, जो कि फुल लोड का कितना होता है 4 से 5% होता है। जो नो लोड करंट होता है वही मैग्नेटाइजिंग करंट होता है हमारा 4 से 5% फुल लोड का, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा हमेशा कांस्टेंट लॉस निकालता है ओपन सर्किट टेस्ट, सही है। जो कि आयरन लॉस बोल लो या फिर तुम ये बोल लो, क्या बोलते हो उसको, कांस्टेंट लॉस। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ द लीस्ट ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसकी रनिंग कॉस्ट एकदम शून्य होती है, यानी प्रचालन जो लागत होती है सबसे निम्न होती है। तो वो हमारी होती है कौन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्यों, क्योंकि सर इसमें हमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ईंधन मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो पानी होता है बस उसी का प्रयोग हम कर लेते हैं, उसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होता। हाँ उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डैम पे खर्च थोड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं अच्छा खासा खर्च होता है, सही है। चलो आगे देखते हैं। और ये सबसे साफ़ सुथरा भी यही होता है तीनों में, बात न्यूक्लियर बात करें, थर्मल बात करें और ये हाइड्रो में, तो सबसे साफ़ सुथरा हमारा ये हाइड्रोलिक ही होता है। चलो अगला देखो। क्वेश्चन है कि इन गिवन डायग्राम, एक वायरिंग का डायग्राम दिया गया है, इनमें से कौन शोइंग द मेथड ऑफ कनेक्टिंग कॉइल ग्रुप, यानी कॉइल के समूहों को जोड़ने का तरीका दिखाया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जंपर दिखा रहा है,
इनमें से कौन सा आंसर है जो जंपर का बात दिखा रहा है? ठीक है, जेड दिखा रहा है, वाई दिखा रहा है या एक्स दिखा रहा है? ठीक है, तो याद रखना दो कॉइलों को जोड़ने वाली जो चालक लगती है उसको एक तरीके से जंपर बोलते हैं। तो देखो एक ये कॉइल है, दो कॉइल को जोड़ने वाली कौन है? ये वाई है। दो कॉइल को जोड़ने वाली कौन है? ये वाई है। दो कॉइल को जोड़ने वाली कौन है? ये वाई है। अब देखो ये जेड क्या है? एक यहाँ पे भी कॉइल होता है तो ये भी बोल देते हैं कि ये भी जंपर है, मगर ये जंपर नहीं है, इसलिए हमारा जंपर कौन हो जाएगा? केवल होगा इस वाइंडिंग में वाई हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है विच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द फोर्स डायरेक्शन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई कंडक्टर है जिसमें धारा बह रही है तो उस पर लगने वाली बल की दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि एक्चुअली मोटर में यूज़ होता है। डीसी मोटर जो होता है उसमें हम इस लॉ का प्रयोग करते हैं। तो वो रूल हमारा कौन सा है? FL रूल, यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। इसमें फोर्स फील्ड करंट पता होती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे होता है डीसी मोटर में, और जो राइट हैंड रूल होता है वो हमारे डीसी जनरेटर में प्रयोग होता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज़ होने लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल ऑफ अ कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं? देखो मटेरियल ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट जो कि मशीनों में प्रयोग होते हैं, डीसी मशीन में एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलने का काम कर सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली देखो कम्यूटेटर जो बना होता है, अगर एक्चुअली बात करें तो बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, यानी कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया है तो कहीं कॉपर दिख रहा है तो कॉपर दिख रहा है तो कॉपर मार दिया करो। ठीक है, याद रखना जब ये कम्यूटेटर बनाते हैं तो इसके बीच में एक सेगमेंट काटते हैं। ठीक है, और इस सेगमेंट में क्या भर देते हैं? इंसुलेटर के रूप में माइका भर दिया जाता है, जिससे वो क्या हो, इंसुलेशन उसकी बनी रहे। सही है, इंसुलेटर के रूप में माइका भर देते हैं, और हार्ड ड्रॉन कॉपर का तो बना ही होता है, और इसका काम यही है इन्वर्टर कन्वर्टर की तरह काम करने का कार्य होता है इसका। ये एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं? इसको सर मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल डिमांड मॉनिटर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, हम उसको जज कर रहे हैं, मालूम मंथ तो छोड़ो, हम एक दिन की बात कर रहे हैं। एक दिन देखें, एक दिन में वो कौन सा डिमांड है जो सबसे अधिक है? जैसे चल रहा है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 10 किलोवाट चला 3 घंटा, फिर हो गया 6 किलोवाट, फिर घटा, फिर 6 घंटा चला, फिर जब शाम आई 4 से 8 बजे के बीच एकदम फट से भाग गया, कितना? 15 किलोवाट की उसको आवश्यकता हो गई। ठीक है, तो अब ये जो 15 है उस दिन का सबसे अधिकतम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सर? मैक्सिमम डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। सही है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shape of a drum mounted on the top of a transformer with oil level indicator को क्या बोलते हैं? अच्छा, ट्रांसफार्मर बनी होती है, उसके ऊपर एक ऐसे एक ड्रमनुमा आकार बना होता है, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं कंजर्वेटर। उसका काम क्या होता है? तो उसमें हम पानी रखे रहते हैं, उसका काम केवल एक ही होता है कि जब वो गर्म हो, और उसको पूरी तरीके से ऑयल उसमें नहीं भरते, थोड़ा गैप रखते हैं, थोड़ा सा उसमें गैप रखते हैं कि जब गर्म हो ट्रांसफार्मर तो उसमें से तेल का फैलाव होता है, तो तेल का फैलाव हो तो कंजर्वेटर क्या होता है? थोड़ा खाली रहता है, तो उसमें थोड़ा जगह दे देता है। ठीक है, और जब कमी होने लगती है तेल से तो उसी टैंक से हम क्या कर लेते हैं? तेल को एब्जॉर्ब भी कर लेता है मेन टैंक। ठीक है, तो याद रखना मेन टैंक के ऊपर ही लगा होता है कौन? कंजर्वेटर, जिसमें ऑयल गेज भी होता है, जो ऑयल के उसके स्तर को बताता रहता है कि कम है ज़्यादा है। चलो, द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर बोल रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर याद आ रहा है। द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर इन अ डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर में मेन पर्पस क्या होता है कंप्यूटर का? तुमको ही पता। अगर डीसी की बात करें तो हमको पता है आर्मेचर में क्या बनता है सर? एसी बनता है, और हम लिए क्या है? डीसी जनरेटर, यानी हमको आउटपुट में डीसी चाहिए। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाएगा? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सर वो रेक्टिफायर हो जाता है। ठीक है, और डीसी को एसी में बदलने के लिए सर्वो इन्वर्टर हो जाता है। सही है, तो ये हमारा क्या होता है? एक तरीके से देखें तो ये हमारा कन्वर्टर होता है।
मैकेनिकल कन्वर्टर या फिर मैकेनिकल रेक्टिफायर बोल लो, जो एसी से डीसी में बदलता है। अगर यही हमारा हो जाता मोटर में तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द एरर कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? यानी तो देखो एक्चुअली क्या बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, मेजरमेंट कोई चीज़ कर दें, ठीक है, तो वाइब्रेशन हो जा रहा है, ह्यूमिडिटी हो जा रहा है, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता ना। नमी हो गया, ताप का बढ़ना, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो वाइब्रेशन और जो ह्यूमिडिटी होता है ये प्रभाव होता है जो उस पर किसी इंस्ट्रूमेंट पे डालता है तो उसमें एरर आ सकता है, तो इसको इन्फ्लुएंस एरर बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट सही से नहीं लिए, ठीक है, उसका स्केल सही से नहीं देख पा रहे हो तुम, मेजर तो सही किया मगर तुम उसका स्केल नहीं देख पा रहे, उल्टा सीधा मेजर ले रहे हो, ठीक है। डिवाइस एरर मतलब पहले से ही उसमें त्रुटि हो, जैसे उसका निडल सुई पे जीरो हमेशा बना ही नहीं रहा है, कुछ बढ़ के दिखा रहा है, ठीक है, तो डिवाइस एरर या फिर इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाती है। सही है, तो ये जो ह्यूमिडिटी या वाइब्रेशन एरर होता है ये हमारे इन्फ्लुएंस एरर में आता है। सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट डज नॉट कीप एनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कनेक्शन विद द ग्रिड। अच्छा, कौन सा ऐसा होता है सोलर पावर प्लांट जो ग्रिड के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन नहीं रखता है? पहला ऑन ग्रिड टाइप, यानी ग्रिड का तो नाम ही नहीं लेना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ग्रिड पे लगा ही नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ऑन ग्रिड वाला तो नहीं होगा। ग्रिड टाइप सोलर सिस्टम होगा ही नहीं। ग्रिड टाइप विद बैकअप पावर प्लांट नहीं होगा। अब ये देखो स्टैंड अलोन मतलब अकेले खड़े रहना एक तरीके से होता है, ठीक है, तो स्टैंड अलोन टाइप सोलर पावर प्लांट, यानी ये जो होता है अपने अकेले दम पे अपना बिजली बनाता है, किसी के साथ किसी भी ग्रिड के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है स्टैंड अलोन टाइप सोलर पावर प्लांट। सही है ना, यानी सोलर पावर प्लांट तो बनाए, इसको ना ग्रिड से दे रहे हैं ना ग्रिड से ले रहे हैं। सही है, तो हमारे स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें तो कितना देता है सर? ये 0.5 वोल्ट पर सेल देता है। कौन? सोलर पावर प्लांट। द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या कहलाता है? यानी वैद्युतीय और चुंबकीय रूप से एक दूसरे का क्या कहते हैं? इंटरेक्शन होना या फिर ताल्लुक होना या फिर एक दूसरे से जुड़े रहना क्या कहलाता है? तो सर इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रो, मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म होता है इसका सही आंसर। यानी इलेक्ट्रिक से तो अगर तुम चुंबक बना सकते हो, याद रखना, अगर बिजली से तुम चुंबक बना दे सकते हो तो चुंबक से बिजली भी बन सकता है। और ये किसने कहा था सर? ये कहा था हमारे ओरस्टेड साहब ने, हेंस ओरस्टेड साहब ने कहा था, ठीक है, याद रखना। हेंस ओरस्टेड के चेला हुए फराडे, फराडे के चेला हुए लेंज, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज लाइक दैट ऑफ अ, किसकी तरह होता है? यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है किसके समान होता है? इसको बताना है। डीसी जनरेटर? नहीं सर जी, डीसी वाले तो होंगे नहीं, फंस रहा है 3 फेज अल्टरनेटर या 3 फेज मोटर। तो याद रखना 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, याद रखना क्या कहने समझना 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो ट्रांसफार्मर की तरह होता है, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को शॉर्ट कर दें तो बस वो चलता नहीं है, नहीं तो पूरा काम किसकी तरह करता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह। और जब स्टेटर की बात करें तो किसकी तरह होता है सर? ये अल्टरनेटर की तरह होता है, 3 फेज अल्टरनेटर की तरह होता है। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ रिलेटेड टू इन्वर्टर बट नॉट रिलेटेड टू बैटरी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन्वर्टर से तो संबंधित है मगर बैटरी से नहीं है? तो वो क्या चीज़ है? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइट इन्वर्टर से संबंधित नहीं है मगर बैटरी से है, ठीक है, मगर इसमें बोल रहा है कि बैटरी से संबंधित ना हो, इन्वर्टर से हो, ठीक है, इसको याद रखना। तो एनोड भी बैटरी से संबंधित है मगर इन्वर्टर से नहीं है, कैथोड बैटरी से है मगर इन्वर्टर से नहीं है। और जब तुम चार्जिंग ट्रांसफार्मर देखोगे तो इन्वर्टर में लगा होता है, ठीक है। एक्चुअली इन्वर्टर जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं बोलते हैं कि बैटरी है, वो बैटरी इन्वर्टर नहीं होता है। वो जो डब्बा रहता है जिसमें ये दिखाता है चार्जिंग है कि नहीं, चार्ज फुल है कि नहीं, डिस्चार्ज है कि नहीं, जो लुमिनस जिस पे लिखा होता है वो डब्बा डीवीडी की तरह, सीडी की तरह,
वो हमारा इन्वर्टर होता है। तो उसमें क्या होता है, चार्जिंग ट्रांसफार्मर होता है। तो क्या हुआ, ये तो इन्वर्टर से लिंक है मगर बैटरी से लिंक या फिर बैटरी से संबंधित नहीं है, इसलिए चार्जिंग ट्रांसफार्मर इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ऑफ अ पावर ऑफ सिंगल फेज कनेक्शन, क्या करना है, सिंगल फेज कनेक्शन का पावर मेजर करना है और क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों है। ठीक है, तो सिंगल फेज है यार, अब बैलेंस रहे चाहे अनबैलेंस रहे, हम 1 वॉट मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब 3 फेज आता है तब फिर 2 3 का चक्कर फंसने लगता है, याद रखना। 2 वॉट मीटर 3 वॉट मीटर तुम जब 3 फेज सिस्टम पढ़ते हो तब बताया जाता है, और सिंगल फेज वाट मीटर यानी सिंगल वाट मीटर तुम केवल सिंगल फेज में बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो। ठीक है, 2 ही टर्मिनल है, 2 टर्मिनल के बीच में लगा दोगे काम करेगा। और याद रखना वाट मीटर में अधिकतर डायनेमोमीटर में जो लगभग वाट मीटर उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। जो 3 फेज वाली होती है ना उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं और 3 का यूज़ करते हैं। सही है, चलो याद रखना, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा स्टीम पावर जनरेटर का भाग नहीं है, इनमें से कौन स्टीम पावर का जनरेटर का भाग नहीं है। एक तो माइजर होता है जो फीड वाटर को गर्म करता है, बॉयलर पानी गर्म करता है, सुपर हीटर क्या करता है, जो स्टीम बन के आती है उससे क्या करता है, मॉइस्चर निकाल के उसको हीट करके देता है, प्रेशर वही रखता है मगर हीट को क्या कर देता है वो, और एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को और सूखा बना देता है। ठीक है, तो ड्राई स्टीम बना देता है, मगर वाटर टरबाइन तो हम हाइड्रो में प्रयोग करते हैं ना कि स्टीम में। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। विच इज़ नॉट अ ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। प्लगिंग टाइप तो सबसे तगड़ा होता है, जहाँ मार दो वहीं पे खड़ी हो जाएगी, भरी फिसल जाए तुम आगे चले जाओगे मगर ब्रेक वहीं पे लग जाएगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं, सब टर्मिनल को बदल के करते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लोड को ब्रेक जब लगाते हैं ओवरऑलिंग, मतलब जब एक तरीके से डीसी जनरेटर की तरह इस समय क्या काम करने लगता है। ठीक है, मोटर तो ब्रेक तो लगता है। ठीक है, मगर होता क्या है इसमें, तुम्हारी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है, डीसी जनरेटर बनने के दौरान, उसमें क्या होता है, इसके सारे चीज़ों को वापस रजिस्टर में या फिर लोड पे नहीं भेज पाता है, रजिस्टर में इसको क्षय कराना पड़ता है। सही है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सबसे बेस्ट होता है, इसको इकोनॉमिकल ब्रेकिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है डीसी जनरेटर बनने के बाद ओवरऑलिंग, जो कि ढलान से जब चलता है तो सारे को क्या बोल देता है, भेज देता है वापस सप्लाई के पास या बैटरी के पास, और बैटरी उस ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ब्रेकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा एक वायरिंग सिस्टम नहीं होता है। रिंगमैन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ट्री सिस्टम होता है, मगर ग्रिड सिस्टम नाम की कोई भी वायरिंग नहीं होती। अभी रेडियल भी होता है, रेडियल मेन सिस्टम होता तो ये भी कर सकते थे। ठीक है, मगर सॉरी रेडियल बोले, लूप इन सिस्टम भी होता है मगर ग्रिड सिस्टम कहीं नहीं होगा। सही है ना। चलो आगे देखते हैं। इंटरमीडिएट स्विच इज यूज इन स्टेयरकेस वेयर वन लैंप इज कंट्रोल्ड बाय, 3 या 3 से ज़्यादा। देखो 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं तो क्या, देखो 2 वे स्विच से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेयरकेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 वे स्विच को भी हम कर सकते हैं मगर उसमें क्या होगा, तुम केवल 2 ही जगह से एक बल्ब को कंट्रोल कर सकते हो, याद रखना। मगर जब 2 से अधिक जगह से तुम उसी पॉइंट की स्टेयरकेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुमको फिर इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 या 3 से अधिक जगह के लिए इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। हालांकि इंटरमीडिएट नहीं लगाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेयरकेस काम नहीं करेगा, 2 वे स्विच से काम हो जाएगा मगर 2 ही पॉइंट पे तुम कर सकते हो केवल। ठीक है, इसको याद रखना। चलो आगे देखते हैं। RCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, पहला ही ऑप्शन दे दिया। और देखो बहुत लोग कंट्रोल भी गलती से मार देंगे। ठीक है, यह रेसिडुअल करेंट कंट्रोल ब्रेकर, मगर रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है RCCB, जैसे MCCB होता है माउंटेड केस सर्किट ब्रेकर, उसी तरह ही होता है। इसी तरीके इसका एक और नाम भी एक तरीके से इसी तरह आता है ELCB, जिसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। लगभग बोले तो काम यही होता है मगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसमें। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। विच इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग फ्लड
एंड एक्सेस वाटर escape सेफली फ्रॉम द रिजर्वायर द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, क्या होता है जब कभी कभी रिजर्वायर जो डैम बनाए बाढ़ के पानी की वजह से ज़्यादा पानी भर जाता है डैम में, ठीक है, तो उसके टूटने का डर रहेगा कि यहाँ से ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा पानी उसमें भरेगा तो टूटने का डर है ना। तो उसे बचाने के हम लोग क्या करते हैं सर, हम एक स्पिलवे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि स्पिलवे क्या करता है, बाढ़ के पानी को धीमे धीमे करके कहाँ निकाल देता है, नदियों तालाबों में निकाल देता है। ठीक है, तो स्पिलवे का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द शेप ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म जनरेटेड बाई ए कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक धारावाही चालक को घुमा रहे हैं, ठीक है, और जब वो रोटेट कर रहा है तो उसमें एक तरीके का वोल्टेज उत्पन्न होगा, सबको पता है। ठीक है, तो वो वोल्टेज का शेप कैसा होता है, तो सर वो हमेशा नॉर्मल जैसा हम लोग आज तक पढ़ते हैं झंगलालहू यानी साइन वेव ही होता है। क्या होता है, साइन वेव होता है। ठीक है, याद रखना, BLV साइन थीटा से निकालते हो और वही निकलता है, साइन वेव ही निकलता है। सही ना। चलो बाबू, सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे किस लेवल के पूछे, कुछ इजी भी हैं कुछ हार्ड भी हैं। ठीक है, और कुछ रटने वाले भी हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो ये सबको ध्यान से देखना। सही है, और सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिकल अर्थिंग फॉर इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डैट इज टू अर्थ। ठीक है, अच्छा तुम चाहते हो कि ऐसे वायर का तुम कैसे वायर का प्रयोग करोगे कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग में तुम चाहते हो कि जैसे ही कुछ धारा बहे, लीकेज हो धारा का, वो फट से क्या हो जाए, फट से वो ग्राउंड हो जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो, जो फट से ग्राउंड हो जाए तो तुम क्या चाहोगे कि सर उसका रेजिस्टेंस जितना निम्न से निम्न हो। ठीक है, हालांकि छोटे पावर स्टेशनों पर 0.5 चाहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो 1 ओम भी चाहने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तुम क्या चाहेंगे कि सर जितना निम्न से निम्न प्रतिरोध हो उतनी बेस्ट बात है। ठीक है, उतना बेस्ट बात होता है। ठीक है, इसलिए वायर विथ लो रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। चलो अगला देखो, द इंड्यूस EMF इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द कंडक्टर इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। इस क्या होता है, देखो EMF विद्युत वाहक बोल रहे, ठीक है, इन EMF उत्पन्न करने के 2-3 तरीके, ठीक है 3 तरीके होंगे। चालक को रख के चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ, या चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रख के चालक को घुमाओ, या दोनों को घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में यही होता है, चालक को रोक के उसके चुंबकीय क्षेत्र को अप डाउन कराते हैं। ठीक है, मोटर में यही होता है, फील्ड को एक जगह रख के रोटर को घुमाते हैं, यानी चालक को घुमाते हैं। सही है, तो इस तरीके से तुम चाहो तो EMF या फिर वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हो। तो जब ऐसा होता है कि चुंबक क्षेत्र को स्थिर रखो, चालक को घुमाओ, यानी चालक क्या है, डायनेमिक हो रहा है, घूम रहा है, गति कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंड्यूस EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंड्यूस EMF बोलते हैं। और उस समय जो वोल्टेज का मान होता है वो कितना होता है, किस फॉर्मूले से निकलता है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, BLV साइन थीटा, और जो रुके हुए कारण होता है E बराबर N d∅/dt। ये दोनों फॉर्मूला EMF निकालता है, मगर दोनों निकालने के अलग अलग तरीके। सही है बाबू। चलो आई होप ये सेशन पसंद आया है, और बाबू सेशन पसंद आया करो तो लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, मान लो देख के चले जाते हो कोई दिक्कत नहीं, देख लिया करो, मगर एक लाइक का बटन दबा दिया करो, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और सेशन पे पहली बार आते हो चैनल पे, जिसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।